सन 1944 में स्कॉटलैंड के एक वीरान द्वीप पर प्रोफेसर ब्रूम ने यूएस आर्मी के साथ मिलकर हिटलर के एक भयानक मंसूबे को असफल किया था। उस मिशन के दौरान उन्हें नर्क से जन्मा एक बच्चा मिला था जिसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और नाम दिया हेलबॉय। अगर आपने इस मूवी का पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस ऐतिहासिक घटना के 11 साल बाद समय सन 1955 डगलस आर्मी बेस के एक कैंप के अंदर प्रोफेसर ब्रूम बालक हेलबॉय को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे थे। कहा जाता है सभ्यताओं की शुरुआत में इंसान, दानव और सारे जादुई प्राणी एक साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इंसान तो अपने दिल में एक छेद लिए पैदा हुआ था, अंतहीन लालच का छेद, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, संपत्ति या ज्ञान भर नहीं पाया। अपने लालच में इंसान ने एल्फ, ऑगर और गॉब्लिन जैसे जादुई साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्हें बेरहमी से मारकर उनका शासन हथियाने लगे। इंसानों के इस खूनी युद्ध ने जादुई साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एल्फ राजा बेलोर के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन गॉब्लिन राज्य से आए एक लोहार ने राजा के सामने गोल्डन मैकेनिकल आर्मी बनाने का प्रस्ताव रखा। एक ऐसी आर्मी जिन्हें ना भूख लगेगी ना प्यास, उन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकेगा और वो बिना रुके निरंतर लड़ते रहेंगे। राजा ने लोहार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उस लोहार ने आग की भट्टी में तपकर 4900 गोल्डन मैकेनिकल आर्मी खड़ी कर दी और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक जादुई ताज का भी निर्माण किया। वो ताज सिर्फ कोई शाही खून ही पहन सकता था और गोल्डन आर्मी को कंट्रोल कर सकता था। राजा ने वो जादुई ताज पहन लिया। उस वक्त अगर कोई शाही खून उस ताज पर हक पाने के लिए राजा को चुनौती देता तो राजा को उससे युद्ध करना पड़ता और युद्ध में जीतने वाला ही उस ताज का असली हकदार होता। लेकिन उस वक्त राजा को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए राजा ने गोल्डन आर्मी पर हुकूमत कर लिया। अगली बार जब इंसानों ने जादुई साम्राज्य पर आक्रमण किया तो बेरहम गोल्डन आर्मी ने इंसानों के खून से युद्ध के मैदान को सींच दिया। लेकिन वो भयंकर खून खराबा देख राजा बेलोर का दिल पछतावे से भर गया। उन्होंने युद्ध रोक दिया और इंसानों से ये समझौता किया कि आज से इंसान शहरों में रहेंगे, लेकिन जंगलों पर सिर्फ जादुई साम्राज्य का अधिकार होगा। इस पर इंसानों ने भी राजा से वादा किया कि वे दुनिया के अंत तक इस समझौते को कायम रखेंगे। इस शांति समझौते के साथ ही राजा ने गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करने वाले ताज के 3 टुकड़े कर दिए, जिनमें से एक उन्होंने इंसानों को दिया और 2 टुकड़े अपने पास रखे। लेकिन वहीं प्रिंस नुआडा को इंसानों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो अपने पिता के फैसले से नाराज होकर अपने साम्राज्य से दूर चला गया। इस तरह निष्क्रिय हो चुकी गोल्डन आर्मी को हमेशा के लिए धरती के नीचे एक रहस्यमयी जगह पर कैद कर दिया गया। वो आर्मी आज भी इंतजार कर रही है उस ताज के पूरे होने का और उन्हें वापस जगाए जाने का। इसी के साथ ब्रूम ने कहानी खत्म की और हेलबॉय सुकून की नींद सो गया। वर्तमान समय मैनहट्टन शहर के एक सम्मानित ऑक्शन हाउस में एक बेशकीमती चीज को नीलामी के लिए लाया जा रहा था। उस चीज को ऑक्शन में लगाते ही अचानक वहां की बिजली गुल हो गई, जिससे वहां मौजूद लोग बेचैन हो उठे। ऑक्शनियर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, यह बस कोई तकनीकी खराबी है जिसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। तब तक आप गौर कीजिए ऑक्शन में मौजूद इस ताज के टुकड़े पर। कहानियों की माने तो इस ताज के टुकड़े का संबंध गोल्डन आर्मी से है, जो बेथमोरा नामक एक विलुप्त हो चुकी एक प्राचीन सभ्यता से थी। ऑक्शनियर ने इतना कहा ही था कि तभी कहीं से आवाज आई, वो सभ्यता विलुप्त नहीं हुई है। उसी आवाज के साथ एक बड़ा सा बक्सा हाथ में लिए एक विचित्र प्राणी अचानक उनके सामने आ गया। किसी प्रेत की भांति नजर आता उसका सफेद चेहरा देख लोगों में खलबली सी मच गई। उसने अपने साथ लाए उस बक्से को जमीन पर रखते हुए कहा, मेरा नाम है प्रिंस नुआडा और मैं एल्फ राजा बेलोर का बेटा हूँ। मैं यहाँ आया हूँ ये ताज का टुकड़ा लेने जिस पर सिर्फ मेरा हक है। प्रिंस नुआडा, जो अब तक अतीत के पन्नों में कहीं दफन था, वो आज अचानक इंसानों के बीच वापस लौट आया था। उसे देख ऑक्शनियर ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज दिया, लेकिन तभी चेन से बंधे लोहे के एक बड़े मुक्के ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर ऑक्शनियर के कदमों में फेंक दिया। अगले ही पल वो लोहे का मुक्का उंगलियों से चलता हुआ एक खूंखार दानव के हाथ में जाकर जुड़ गया। वो दानव नुआडा का वफादार साथी विंक था। उसके बाद नुआडा ने वो ताज का टुकड़ा उठाकर अपने पास रख लिया और अपने साथ लाए बक्से को खोल दिया, जिसके अंदर से कुल बुलाते हुए ढेर सारे खूंखार प्राणियों का झुंड बाहर निकला और अगले ही पल पूरा ऑक्शन हॉल लोगों की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उधर दूसरी ओर ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस में डायरेक्टर टॉम हमेशा की तरह हेलबॉय पर चिढ़ा हुआ था। वो एब को हेलबॉय के करतूतों की तस्वीरें दिखाने लगा
तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि हेलबॉय न्यूज चैनलों की सुर्खियों में आकर लोगों का हीरो बनने की कोशिश में लगा था। और अब तो जॉन का अंटार्कटिका ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए हेलबॉय पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। टॉम एब के आगे अपना ये दुखड़ा रोते हुए हेलबॉय के कमरे में जा पहुंचा, जहां हेलबॉय की लापरवाही को लेकर लिज और हेलबॉय में नोकझोंक हो रही थी। इसी नोकझोंक के बीच मिशन का अलार्म बज उठा, जिसके बाद हेलबॉय और लिज अपनी टीम के साथ मैनहट्टन शहर के उसी ऑक्शन हाउस में पहुंच गए, जहां से कुछ देर पहले प्रिंस नुआडा ताज का टुकड़ा लेकर फरार हुआ था। उन्हें जानकारी मिली थी कि हमले के वक्त ऑक्शन हाउस में 70 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और कोई भी बचकर बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन 70 लोगों में से उन्हें वहां न तो कोई जिंदा मिला था और न ही वहां किसी की लाश मौजूद थी। फिर भला उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया? ये सोचकर वे सारे एजेंट्स परेशान हो चुके थे। तभी एब को वो बक्से मिले जिसमें नुआडा अपने खूंखार प्राणियों को भरकर लाया था। उस बक्से पर एक निशान बना था। उसे देख एब ने पता लगाया कि वो निशान प्राचीन काल के किसी राजा का शाही निशान था। इसी दौरान उसे वहां कुछ खूंखार प्राणियों की मौजूदगी का आभास हुआ। उसने तुरंत एक किताब खोली जिसमें उस खूंखार प्राणी का जिक्र था। एब ने अपने साथियों को पढ़कर बताया, जिन प्राणियों ने यहाँ हमला किया था उन्हें टूथ फेरी कहा जाता है। कैल्शियम खाने के शौकीन ये दरिंदे इंसान का हर एक अंग, यहाँ तक कि हड्डियां तक खा जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा कैल्शियम से भरपूर इंसानों के दांत खाने पसंद है। यही वजह है कि उन्हें टूथ फेरी कहा जाता है। ये पढ़कर एब ने कहा, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि टूथ फेरीज यहाँ मौजूद सारे इंसानों की हड्डियां तक चट कर गए होंगे। एब ये बता ही रहा था कि तभी उनके सामने की दीवार फाड़कर कोई चीज बाहर आने लगी। एब ने घबराकर तुरंत लिज को पीछे कर दिया। एब का हाथ लिज के पेट पर था। उसे छूकर एब को कोई आभास हुआ। उसने लिज से कहा, लिज तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर लिज के चेहरे पर जैसे आश्चर्य की घटा ही छा गई। उधर हेलबॉय और बाकी एजेंट्स सतर्क होकर छानबीन में लगे थे। तभी एक टूथ फेरी अचानक एक एजेंट के कपड़ों में जा घुसा। उसने पल भर में ही उस एजेंट को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। हालांकि वक्त रहते हेलबॉय ने उस टूथ फेरी को धर दबोचा और अपने पथरीले हाथ से उसे टमाटर की तरह पिचका डाला। अगले ही पल वहां छुपे हुए ढेर सारे टूथ फेरीज के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पल भर में ही सारे एजेंट्स को काट काट कर कंकाल में बदल दिया, यहाँ तक कि वे हेलबॉय के कठोर शरीर को भी चबाने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी ओर लिज उन्हें गोली मारकर खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे प्राणी एब के नाजुक शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। अब लिज का शरीर गुस्से से आग उगलने लगा था। उसने एब को ऊपरी मंजिल में एक लॉकर के अंदर छुपने भेज दिया। उसके बाद लिज अपनी आग से उन टूथ फेरीज पर धमाके के साथ बरस पड़ी और एक पल में ही उन्हें भून कर रख दिया। लेकिन उस धमाके ने हेलबॉय को भी खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे हेलबॉय रिपोर्टर्स के बीच एक कार पर जा गिरा। हालांकि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि धमाके के वक्त हेलबॉय जानबूझकर खिड़की के पास खड़ा था ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो दुनिया की नजरों में आ सके। वो एक हीरो की तरह उठ खड़ा हुआ और कैमरे में पोज देने लगा। ये देख टॉम का तो जैसे दिमाग ही सुन पड़ गया, क्योंकि हेलबॉय के साथ साथ अब लिज और एब का राज भी दुनिया के सामने आ गया था। कुछ देर बाद वे लोग ब्यूरो लौट चुके थे। टीवी पर हेलबॉय सारे न्यूज चैनलों की सुर्खियां बटोरे हुए था। वो खुद को टीवी पर देख खुशी से फूले नहीं समा रहा था। तभी टॉम वहां आया। उसने हेलबॉय पर चिढ़ते हुए कहा, हेलबॉय, तुम्हारी इस बचकानी हरकत को देखते हुए सरकार ब्यूरो में एक नया एजेंट भेज रही है जो हमेशा तुम पर नजर रखेगा। ये बताकर टॉम ने हेलबॉय की खुशी पर जैसे ग्रहण लगा दिया। दूसरी ओर नुआडा अपने दानव साथी विंक के साथ एक पुराने रेल यार्ड पर पहुंच गया। उस बंद पड़े पुराने रेल यार्ड के अंदर ही उसके पिता राजा बेलोर का गुप्त दरबार मौजूद था। दरबार के दरवाजे पर नुआडा की मुलाकात उसकी बहन प्रिंसेस नुआला से हुई। नुआला उसे दरबार में ले आई। राजा बेलोर नुआडा के शांति समझौते को तोड़ने पर भड़के हुए थे। उन्होंने कहा, नुआडा, तुम इंसानों के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हो? इस पर नुआडा ने जवाब दिया, पिताजी, मैं इस युद्ध से हमारे लोगों को उनका खोया हक वापस दिलाऊंगा। इन तुच्छ इंसानों ने हमारे जंगलों को नष्ट करके उनकी जगह बड़े बड़े शहर खड़े कर दिए हैं। इनकी वजह से ही हमें ऐसे खंडरों में छुपकर रहना पड़ रहा है। ये लगातार पृथ्वी को बर्बाद करते जा रहे हैं, जिससे हमारी प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन अब बहुत हो चुका। मैं गोल्डन आर्मी को एक बार फिर जगाऊंगा और उनकी मदद से इंसानों को इसी जमीन में दफन करके उनसे अपनी जगह वापस लूंगा। ये ऐलान कर नुआडा ने इंसानों से लूटा ताज का वो टुकड़ा राजा को दिखाया, जिसे देख पूरी सभा में खलबली मच गई। राजा ने नुआडा से गोल्डन आर्मी को दोबारा न जगाने की गुजारिश की, लेकिन नुआडा का फैसला जैसे पत्थर की लकीर थी।
जिसे बदलना नामुमकिन था। उसने राजा के लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मजबूरन उन्होंने नुआडा को मौत की सजा सुना दी, लेकिन नुआडा की तलवार और उसके दानव विंक के मुक्के के आगे राजा के सारे सिपाही ढेर हो गए। ताज का दूसरा टुकड़ा राजा के पास था, जिसे हासिल करने के लिए नुआडा ने एक पल भी सोचे बिना ही अपने पिता के सीने में तलवार घोंप दी। तलवार लगते ही राजा मरकर पत्थर की मूर्ति में बदल गए और नुआडा ने उनकी कमर में लगा ताज का दूसरा टुकड़ा भी हासिल कर लिया। अब ताज को पूरा करने के लिए उसे बस तीसरे टुकड़े की जरूरत थी, जो उसकी बहन नुआला के पास था। नुआला से तीसरा टुकड़ा लेने वो जब वापस मुड़ा तो देखा नुआला वहां से भाग चुकी थी। नुआडा ने तुरंत विंक को उसकी तलाश में लगा दिया। उधर ब्यूरो में हेलबॉय और सारे स्टाफ उस नए एजेंट के इंतजार में खड़े थे, जो हेलबॉय पर नजर रखने आने वाला था। वो एजेंट जब ब्यूरो में दाखिल हुआ तो उसे देख सारे लोग चकित रह गए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैकेनिकल सूट में बंद एक रूह थी। उसका नाम था योहान क्राउस और वो भूत प्रेत और जादू टोने से जुड़ी घटनाओं की छानबीन में माहिर था। क्राउस ने आते ही एक मरे हुए टूथ फेरी की जांच शुरू कर दी, जिसे ब्यूरो की टीम रिसर्च के लिए उठा लाई थी। क्राउस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो ऑर्गेनिक, मैकेनिक, जिंदा या मुर्दा किसी भी चीज में घुसकर उसे कंट्रोल कर सकता था। क्राउस ने अपनी सूट की उंगली से धुएं के रूप में अपना कुछ अंश बाहर निकाला और उसे उस टूथ फेरी के अंदर डाला। देखते ही देखते वो टूथ फेरी जीवित हो उठा। क्राउस का उस टूथ फेरी के दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। उसने टूथ फेरी से उगलवाया कि ऑक्शन हाउस में लाए जाने से पहले वो किसी मार्केट में था जहां ट्रोल भाषा बोली जा रही थी। ये सुराग देकर टूथ फेरी दोबारा मौत की नींद सो गया। टूथ फेरी की बातें सुनकर क्राउस ने कहा, यह टूथ फेरी जिस जगह की बात कर रहा था, कहीं वो ट्रोल मार्केट तो नहीं? इस पर हेलबॉय ने कहा, मेरे काबिल दोस्त, ट्रोल मार्केट जैसी कोई जगह पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। तभी एब ने कहा, ऐसी जगह है। 19वीं शताब्दी में व्लादिमीर वान्या नामक काले जादू के एक इतिहासकार ने बताया था कि ट्रोल मार्केट को ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे कहीं बसाया गया था। इस पर हेलबॉय ने कहा, हम ब्रुकलिन ब्रिज की छानबीन कर चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई ट्रोल मार्केट नहीं है। ये सुनते ही क्राउस बोला, क्यों ना इस बार मेरे साथ चलकर ट्रोल मार्केट की खोज की जाए। ये कहकर क्राउस बाकी टीम के साथ ट्रोल मार्केट की तलाश में ब्रुकलिन ब्रिज की ओर रवाना हो गया। उस छुपे हुए ट्रोल मार्केट को ढूंढने के लिए क्राउस के पास खास तरह के शुफ्टाइन ग्लासेस थे। दरअसल इंसानों के बीच रहने वाले जादुई प्राणी अपने जादू से खुद को इंसानी भेष में छुपाए रखते थे, जिस वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता था। लेकिन शुफ्टाइन ग्लासेस पहनकर उन जादुई प्राणियों को उनके असली रूप में देखा जा सकता था। आखिरकार शुफ्टाइन ग्लासेस पहने हेलबॉय, क्राउस और एब ने एक बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला, जो इंसान के भेष में एक फ्रैगल वंप ट्रोल थी। हेलबॉय ने फौरन उस ट्रोल को पकड़ लिया। फ्रैगल वंप ट्रोल्स की एक कमजोरी थी कि वे कनेरी बर्ड से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि कनेरी बर्ड्स उनकी आंखें नोच खाते थे। हेलबॉय ने उसे बर्ड से डराकर ट्रोल मार्केट का पता पूछा। इस पर वो ट्रोल उन्हें छुपे हुए ट्रोल मार्केट के दरवाजे तक ले आई। उस दरवाजे पर एक बड़ा कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था, जिसे उस ट्रोल ने खोलने से मना कर दिया। वो ट्रोल मरने को तैयार थी, पर वो अपने लोगों से गद्दारी नहीं कर सकती थी। इस पर हेलबॉय ने गुस्से में उसे घूंसा मारकर दूर फेंक दिया। उसके बाद क्राउस ने अपना कमाल दिखाया। वो अपने सूट से निकलकर सीधा लॉक के अंदर ही घुस गया और दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद वे तीनों ट्रोल मार्केट में दाखिल हो गए। हेलबॉय, एब और क्राउस उनसे ज्यादा अलग नहीं थे, इसलिए वे उन ट्रोल्स के बीच घुल मिल गए। क्राउस ने टूथ फेरी और उसके बक्से पर मिले उस शाही निशान से अपनी छानबीन शुरू की। उनके पास ही एक ट्रोल नाई अपने ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था। क्राउस ने उन दोनों को टूथ फेरी और शाही निशान का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों ट्रोल्स ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये देख हेलबॉय ने अपना तरीका आजमाया और उन्हें पीट पीट कर उनसे जानकारी उगलवा ली। उन्होंने हेलबॉय को बताया कि टूथ फेरी को स्मगल करने वाला प्रिंस नुआडा था, जिसने पूरी मानव जाति के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इसी बीच दूसरी ओर एब को नुआला वहां भटकती हुई दिखाई दी। नुआला के ब्रेसलेट पर भी वही शाही निशान देख एब उसके पीछे लग गया। नुआला छुपती छुपाती एक लाइब्रेरी के अंदर चली गई। उसने जब लाइब्रेरियन को अपना शाही निशान दिखाया तो लाइब्रेरियन ने अपनी खुफिया तिजोरी से एक सिलेंडर निकालकर नुआला को सौंप दिया और कहा, प्रिंसेस, आपके पिता ने यह सिलेंडर मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाया था। इस सिलेंडर के अंदर ही गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का नक्शा छुपा है। इन्हीं बातों के बीच एब नुआला को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसे देख नुआला ने समझा कि एब नुआडा का साथी है, इसलिए उसने अपना चाकू निकाल लिया।
हालांकि नुआला के पास भी एब की तरह किसी चीज को छूकर उसका भूत और भविष्य जानने की शक्ति थी। उसने एब का हाथ छूकर पता लगा लिया कि एब भी उसी की तरह इंसानियत को बचाने निकला था। इस दौरान एब ने भी नुआला के भूतकाल की सारी बातें जान ली थी। लेकिन तभी नुआडा का दानव विंक नुआला को ढूंढते वहां आ धमका। उसे देख एब ने नुआला को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा और खुद उस दानव से भिड़ गया। हालांकि उस दानव से भिड़ना एब की बेवकूफी थी। उस दानव ने पीट पीट कर एब का बुरा हाल कर दिया। वो एब की जान लेने पर उतर आया था, पर वो दानव ये नहीं जानता था कि एब पर हाथ डालकर उसने हेलबॉय से पंगा ले लिया था। अगले ही पल उस दानव पर धड़ाधड़ गोलियां बरसी। वो गोलियां हेलबॉय के बंदूक से निकली थी, जो उस दानव के सामने खड़ा अपनी सिगार सुलगा रहा था। अगले ही पल उन दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने लगी। हेलबॉय उस दानव की बुरी तरह पिटाई करने लगा, पर तभी उस दानव ने अपने लोहे के मुक्के से हेलबॉय पर प्रहार किया। लेकिन हेलबॉय के फौलादी मुक्के ने उस दानव के लोहे के मुक्के को चकनाचूर कर दिया। इस हार से बौखलाए हुए उस दानव ने एक बार फिर हेलबॉय पर अपने मुक्के से वार किया, पर इस बार हेलबॉय सामने से हट गया और दानव का मुक्का एक चक्की में जा फंसा। देखते ही देखते वो दानव भी चक्की में खिंच गया और उसमें पिसकर उस दानव की बोटी बोटी अलग हो गई। उसके बाद एब ने हेलबॉय और क्राउस को भी नुआला की सारी कहानी बता दी। उसे सुनकर वे सभी नुआला को ब्यूरो ले जाने लगे। वे अभी ट्रोल मार्केट से बाहर निकले ही थे कि तभी नुआडा उनके पीछे आ खड़ा हुआ। नुआडा को विंक की मौत की खबर मिल चुकी थी। हेलबॉय से विंक की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपनी जेब से अंडे जैसी एक चीज निकाली, जिसके अंदर एक हरा चमकदार बीज था। उसने वो बीज सड़क पर फेंक दिया। वो बीज उछलता कूदता हुआ सड़क के नीचे पानी से भरे नाले में जा गिरा। अगले ही पल बीज से उत्पन्न हुआ एक विशाल पेड़ रूपी जीव धरती का सीना चीरकर बाहर निकला और पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। ये देख हेलबॉय ने अपनी शॉटगन निकाल ली और उस जीव का विनाश करने निकल पड़ा। इस अफरा तफरी के बीच उस जीव से बचकर भाग रही एक औरत का बच्चा उसकी गाड़ी में ही छूट गया। इससे पहले कि वो जीव गाड़ी को कुचलता, हेलबॉय ने समय रहते बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। अब वो जीव मौत बनकर हेलबॉय के पीछे पड़ चुका था। हेलबॉय अपने साथ साथ उस बच्चे को भी बचाता हुआ एक होटल के ऊंचे साइन बोर्ड पर चढ़ गया। वो जीव लगातार हेलबॉय पर हमला करता ही जा रहा था। वहीं हेलबॉय उस बच्चे को कभी अपनी पूंछ से लटकाकर तो कभी हवा में उछालकर उसकी और अपनी रक्षा कर रहा था। तभी हेलबॉय ने उस जीव के सिर पर गोलियां दाग दी, जिससे वो जीव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया। हेलबॉय उसे एक और गोली मारकर उसका अंत करने ही वाला था कि तभी एकाएक नुआडा होटल की छत पर प्रकट हो गया। उसने हेलबॉय से कहा, हेलबॉय, ये जीव पृथ्वी पर इस प्रजाति का बचा आखिरी जीव है। अगर तुमने इसे मार दिया तो ये प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। क्या तुम इंसानों को बचाने के लिए इस अद्भुत जीव को मार दोगे? ये कहकर नुआडा वहां से गायब हो गया। उसकी बातों से हेलबॉय कश्मकश में पड़ चुका था, पर आखिरकार उसने इंसानों का साथ दिया और उस जीव के सिर में गोली मारकर उसका अंत कर दिया। वो जीव मरते ही एक जीवनदायी पेड़ में बदल गया। उसके शरीर से खून की तरह बहता हुआ हरा तरल पदार्थ निकला, जिसके सड़क पर गिरने से वहां पर हरे भरे खूबसूरत फूल और पौधे उगाए। इस तरह सब शांत हो जाने के बाद हेलबॉय ने उस बच्चे को सही सलामत उसकी मां को सौंप दिया। लेकिन उस बच्चे की मां हेलबॉय को ही शैतान समझकर अपने बच्चे को उससे दूर ले जाने लगी। इतने में ही पुलिस वालों ने भी हेलबॉय पर ही अपनी बंदूक तान दी। हेलबॉय जो इतने सालों से छुपकर इंसानों की रक्षा करते आया था, आज जब वो दुनिया के सामने आया था तो उसकी अच्छाई किसी को भी दिखाई नहीं दी। बजाय इसके इंसान सिर्फ उसकी शक्ल देख शैतान कहकर उसे पत्थर मारने लगे। ये देख लिज गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसे देख डरकर पुलिस ने उनका रास्ता छोड़ दिया। इस तरह वे सभी ब्यूरो वापस लौट आए। इंसानों की हरकत से हेलबॉय के दिल में उनके लिए नफरत पैदा होने लगी थी, लेकिन लिज ने उसे समझाया, हेलबॉय, जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा समझे। तुम्हें औरों की नहीं बल्कि खुद की नजरों में अच्छा होना चाहिए। वहीं ब्यूरो में दूसरी ओर नुआला एब की एक किताब से कविता पढ़ रही थी। तभी एब नुआला के पास आया। उसे देख नुआला ने व्याकुलता भरी आवाज में कहा, मेरा भाई मुझे कहीं से भी ढूंढ सकता है, क्योंकि हम जुड़वा हैं। हमारी भावनाएं, दुख और दर्द एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हैं कि अगर नुआडा को चोट लगेगी तो उसका असर मुझे भी होगा। वो मुझे महसूस करता हुआ कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। ये जानने के बाद वे दोनों सिलेंडर में रखे नक्शे की जांच करने लगे, लेकिन वो नक्शा कोरा था। ये देख उन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन उन दोनों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की कलियां खिल रही थी। कुछ देर बाद एब हेलबॉय के साथ शराब के नशे में डूबा हुआ अपने नए प्यार का जश्न मना रहा था। वे दोनों इस खतरे से बेखबर थे कि नुआडा ब्यूरो में घुस चुका था।
हालांकि नुवाला को पहले ही उसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने अपना ताज का टुकड़ा एब के कविता की किताब में छुपा दिया और गोल्डन आर्मी तक पहुंचने वाले नक्शे को सिलेंडर के साथ ही आग में झोंक दिया। तभी अचानक नुआडा वहां प्रकट हो गया। नुआडा ने आग में सुलग कर लाल हो चुके उस सिलेंडर को अपने हाथों से उठाकर टेबल पर उसे लुढ़काया, जिससे सिलेंडर के ऊपर उभरा एक नक्शा टेबल पर छप गया। असल में गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का असली नक्शा सिलेंडर के अंदर रखे कागज में नहीं था, बल्कि उस सिलेंडर पर ही था। नुआडा को अब गोल्डन आर्मी की लोकेशन तो मालूम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें जगाने के लिए उसे ताज का तीसरा टुकड़ा चाहिए था। उसने नुआला के मन को पढ़कर पता लगा लिया था कि ताज का टुकड़ा किसी किताब में था, लेकिन वो उस किताब को ढूंढ पाता उससे पहले ही नुआला ने इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया, जिससे हेलबॉय और एब अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ पहुंचे। हेलबॉय नुआडा को पकड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी एब ने उसे आगाह किया कि अगर उसने नुआडा को चोट पहुंचाई तो नुआला भी घायल हो जाएगी। एब की इस बात ने हेलबॉय के हाथों में जैसे बेड़ियां कस दी। हेलबॉय नुआडा को मार नहीं सकता था, वो बस नुआडा के हमले से किसी तरह बचता जा रहा था, पर बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक अपनी रक्षा नहीं कर पाया। मौका मिलते ही नुआडा ने हेलबॉय के सीने में अपना भाला घुसाकर उसकी नोक हेलबॉय के सीने में ही तोड़ दी, जिससे हेलबॉय धाराशाही हो गया। नुआडा समझ चुका था कि एब नुआला से प्यार करता था, इसलिए उसने एब से कहा, अगर तुम हेलबॉय को बचाना चाहते हो और नुआला को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें ताज का टुकड़ा ढूंढकर उसे मेरे पास लाना होगा। ये कहकर नुआडा नुआला को लेकर वहां से गायब हो गया। धीरे धीरे हेलबॉय की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। एब हेलबॉय की छाती में घुसे उस भाले के टुकड़े को निकालने के लिए जब भी उसे छूता था तो वो टुकड़ा अपने आप ही हेलबॉय के दिल के और ज्यादा करीब धंसता जाता था। लिज और एब समझ चुके थे कि अब हेलबॉय को सिर्फ नुआडा ही बचा सकता था, इसलिए लिज ने हेलबॉय को नुआडा के पास ले जाने का ठान लिया। इस दौरान एब ने भी अपने सेंसेस की मदद से उसके कविता की किताब में छुपा ताज का टुकड़ा ढूंढ निकाला। दूसरी ओर क्राउस ने सिलेंडर से मिले नक्शे के जरिए ये पता लगा लिया था कि गोल्डन आर्मी को नॉर्दर्न आइलैंड के काउंट्री एंट्रम नामक द्वीप पर कहीं छुपाया गया था। इस पर लिज को अंदाजा हो गया था कि नुआडा भी उन्हें उसी द्वीप पर मिलेगा। उसने टॉम और क्राउस से कहा, इससे पहले कि हेलबॉय की जान जाए हमें जल्द से जल्द वो ताज का टुकड़ा ढूंढकर उसे नुआडा को सौंपना होगा ताकि वो हेलबॉय को ठीक कर दे। हालांकि टॉम इस बात पर राजी नहीं था। उसने कहा, अगर हमें ताज का टुकड़ा मिला भी तो हम सिर्फ हेलबॉय को बचाने के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर लिज मायूस हो गई और वहां से बाहर चली गई। इस दौरान एब ने भी टॉम की सारी बातें सुन ली थी। उसने उसे ताज का टुकड़ा नहीं दिया क्योंकि उसे हेलबॉय की चिंता तो थी ही, साथ ही उसे अपने प्यार नुआला को भी बचाना था। एब लिज के पास आया। उन दोनों ने मिलकर ठान लिया कि वे हेलबॉय को बचाने के लिए उसे नुआडा के पास ले जाएंगे। वे दोनों चोरी छुपे घायल हेलबॉय को लेकर प्लेन की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें क्राउस भी मिल गया, जो उनकी मदद करने के लिए उनके मिशन में शामिल हो गया। उसके बाद वे चारों प्लेन से एंट्रम द्वीप पर जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें केवल बड़ी चट्टानें ही दिखाई दी। नुआडा और गोल्डन आर्मी का तो वहां नामो निशान तक नहीं था। वे सभी उलझन में पड़ चुके थे। तभी कहीं से एक गॉब्लिन उनके पास आया। गॉब्लिन ने उनसे उनके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर लिज ने कहा, हम प्रिंस नुआडा की तलाश कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेगा? ये सुनकर गॉब्लिन ने कहा, मैं प्रिंस नुआडा को जानता हूँ, लेकिन उसका पता बताने के बदले मुझे तुम्हारे दोस्त के सीने में धंसा वो चमकीले भाले का टुकड़ा चाहिए। इस पर लिज ने कहा, अगर हमने हेलबॉय के सीने से भाले का टुकड़ा निकाला तो वो मर जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें किसी के पास ले चलता हूँ जो तुम्हारे दोस्त को मारे बिना ये टुकड़ा निकाल सकता है। ये कहकर गॉब्लिन ने जैसे ही अपनी सीटी बजाई, तभी देखते ही देखते वहां मौजूद चट्टानों ने उठकर एक दानवी मूर्ति का आकार ले लिया और उसके पेट पर एक गुफा का दरवाजा खुल गया। उसे देख सारे लोग भौचक्के रह गए। फिर गॉब्लिन उन सभी को लेकर उस गुफा के अंदर चला गया। असल में वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि उस गुफा के अंदर एक बड़ा शहर बसा था जो अब तबाह हो चुका था। गॉब्लिन ने उन्हें बताया, ये हमारा बैथमोरा शहर है, जो कभी एल्फ राजा बेलोर का एक संपन्न साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ सारे जादुई प्राणी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जब से गोल्डन आर्मी को यहाँ रखा गया, तब से इस जगह पर जैसे कोई श्राप लग गया। हमारे लोगों पर मौत और खामोशी की महामारी छा गई और हम दुनिया से पिछड़ गए। ये बताते हुए गॉब्लिन उन्हें एक छोटी गुफा तक ले आया। वो एब और क्राउस को बाहर ही रुकने के लिए कहकर लिज और हेलबॉय के साथ गुफा के अंदर आ गया। उस गुफा में पहुंचकर उनकी मुलाकात एक अजीब प्राणी से हुई,
जिसकी आंखें उसके चेहरे के बजाय उसके पंखों पर थी, वो भी ढेर सारी। उसे मौत का फरिश्ता कहा जाता था। उसके पास आते ही हेलबॉय एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उस प्राणी ने हेलबॉय को उसके असली नाम से पुकारा, अनुंग उनरामा। आश्चर्यजनक रूप से वो प्राणी लिज और हेलबॉय के बारे में सब जानता था और साथ ही उसे उनके वहां आने का कारण भी पता था। लिज उस प्राणी से हेलबॉय को बचाने की विनती करने लगी। इस पर उस प्राणी ने कहा, हेलबॉय का जन्म दुनिया का विनाश करने के लिए हुआ है। वो आज नहीं तो कल अपना मकसद जरूर पूरा करेगा। ये सब जानते हुए भी क्या तुम हेलबॉय को बचाना चाहती हो? इस पर लिज ने कहा, हेलबॉय ही मेरी दुनिया है और मैं जानती हूँ हेलबॉय हमेशा अच्छाई की राह पर ही चलेगा, इसलिए मैं हेलबॉय को बचाना चाहती हूँ। लिज के इतना कहते ही उस प्राणी ने बिना छुए ही हेलबॉय के सीने से भाले का टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन हेलबॉय अब भी बेहोश था। उस प्राणी ने कहा, मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब तुम्हें हेलबॉय को जीने की वजह देनी होगी। इस पर लिज ने हेलबॉय के कानों में फुसफुसाकर कहा, हेलबॉय तुम्हें जीना होगा, दुनिया के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि तुम पिता बनने वाले हो। लिज के इतना कहते ही हेलबॉय को जीने की जैसे वजह मिल गई और वो जीवित हो उठा। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। इसी के साथ वो मौत का फरिश्ता वहां से गायब हो गया और गॉब्लिन को उसके भाले का टुकड़ा मिल गया। अपने वादे के मुताबिक गॉब्लिन उन सभी को गोल्डन आर्मी के चैम्बर में ले आया। उस गोल्डन आर्मी को देख गॉब्लिन का दिल पछतावे से भर आया था। उसने कहा, मैं वही बदकिस्मत लोहार हूँ जिसने इस गोल्डन आर्मी को बनाया था। अगर ये बेरहम आर्मी दोबारा जाग गई तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। ये कहकर गॉब्लिन वापस लौट गया। उसी चैम्बर में नुआडा उनका इंतजार कर रहा था। नुआला नुआडा के चंगुल में थी। नुआडा ने उसे आजाद करने के बदले एब से ताज का तीसरा टुकड़ा मांगा, जिसके बाद एब ने बिना कुछ सोचे नुआला को बचाने के लिए ताज का टुकड़ा नुआडा के हवाले कर दिया। नुआडा ने उस तीसरे टुकड़े से ताज को पूरा कर उसे पहन लिया। नुआडा के ताज पहनते ही गोल्डन आर्मी जीवित हो उठी। नुआडा धोखेबाज था। उसने ताज के बदले एब से उसके साथियों को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया और गोल्डन आर्मी को उन्हें मारने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद गोल्डन आर्मी मौत बनकर हेलबॉय और उसके साथियों पर बरस पड़ी। हालांकि हेलबॉय ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हेलबॉय उनके ऊपर चढ़कर गोलियों से उनके सिर के परखच्चे उड़ाने लगा। उसे देख क्राउस भी अपने सूट से बाहर निकल आया और गोल्डन आर्मी के एक मशीनी सिपाही पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हेलबॉय और क्राउस मिलकर गोल्डन आर्मी को तहस नहस करने लगे, पर गोल्डन आर्मी की तादाद हजारों में थी। उनके सिपाहियों ने क्राउस के मशीनी सिपाही को चीर कर रख दिया, जिससे क्राउस वापस अपने सूट में आ गया। देखते ही देखते गोल्डन आर्मी के मरे हुए सिपाही वापस जीवित होने लगे। जैसा कि गाथाओं में कहा गया था, गोल्डन आर्मी अमर थी। अब हेलबॉय और उसके साथियों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी ऐन मौके पर हेलबॉय को याद आया कि वो भी तो नर्क का राजकुमार था, एक शाही खून। ये याद आते ही उसने गोल्डन आर्मी के ताज पर हक पाने के लिए नुआडा के आगे चुनौती रख दी, जिससे गोल्डन आर्मी एकाएक रुक गई। इस बात से नुआडा बौखला गया था, लेकिन वो युद्ध के लिए मैदान में उतर आया। वहीं हेलबॉय ने एब से वादा किया कि वो नुआडा को मारेगा नहीं बल्कि सिर्फ उसे सबक सिखाएगा। ये कहकर हेलबॉय नुआडा से भिड़ गया। नुआडा ने हेलबॉय को युद्ध के लिए तलवार दी और अगले ही पल उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया था। तभी हेलबॉय के एक वार ने नुआडा के हाथ को जख्मी कर दिया, जिससे नुआला के हाथ से भी खून बहने लगा। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए नुआडा ने युद्ध जारी रखा और हेलबॉय पर वार पे वार करने लगा। लेकिन हेलबॉय ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने अपने पथरीले हाथ से नुआडा की गर्दन दबोचकर उसे दूर फेंक दिया और नुआडा का भाला उसकी ही गर्दन पर रख दिया। नुआडा अब हार चुका था, लेकिन हेलबॉय ने उसे मारा नहीं, क्योंकि उसे मारने से नुआला भी मर जाती। हेलबॉय नुआडा से उसका ताज लेकर वापस मुड़ा ही था कि तभी नुआडा ने खंजर निकाल लिया, लेकिन वो हेलबॉय को मार पाता उससे पहले ही उसके सीने से खून बहने लगा। उसने जब मुड़कर देखा तो नुआला ने उसे खत्म करने के लिए खुद के ही सीने में खंजर घोंप लिया था। नुआला को मरते देख एब ने भावुक होकर उसे गोद में ले लिया। कुछ ही क्षणों में प्रिंसेस नुआला और प्रिंस नुआडा दोनों मरकर पत्थर के पुतले में बदल गए। उसके बाद लिज ने अपनी आग से गोल्डन आर्मी के ताज को पिघला दिया, जिससे सारी गोल्डन आर्मी हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गई। इस तरह वे चारों एक बार फिर मानव जाति को बचाकर गुफा से बाहर निकल आए। गुफा के बाहर टॉम अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा था। वो बिना इजाजत प्लेन ले जाने के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन इस बार हेलबॉय, लिज और एब ने टॉम को अपना इस्तीफा सौंप दिया
और अपनी जिंदगी को आजादी से जीने निकल पड़े। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।